नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी का बीएलए जमीरुल इस्लाम मुल्ला गिरफ्तार। जमीरुल पर एक बूथ लेवल ऑफिसर को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। भारतीय नौसेना में आया साइलेंट हंटर। स्वदेशी युद्धपोत माहे अब समुद्र के उथले पानी नष्ट करेगा दुश्मन की पनडुब्बियां। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर कल होने वाले ध्वजारोहण की जबरदस्त तैयारियां। चरम पर लोगों का उल्लास। और जयपुर में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इस बार वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग जैसे खेल में भी दिखेगी प्रतिभा। 5000 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा। आपको बता दें कि जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश यात्रा हुई है। स्वदेश वो लौट आए हैं। आज प्रधानमंत्री ने G20 समिट की महत्वपूर्ण बातों पर आधारित एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। तो G20 के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत पहुंचे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये एक वीडियो साझा किया है। साफ तौर पर दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरह से गर्मजोशी के साथ यहां मौजूद विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्षों ने मुलाकात की है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि देश को नया CJI मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत का न्यायिक सफर बेहद उपलब्धियों से भरा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुए शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मंत्री व तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान कई देशों के न्यायाधीश भी इस पल के गवाह बने।
भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने होगा और वह 9 फरवरी 2027 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले जस्टिस कांत का करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। साल 2008 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वह हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। ये पहला मौका है जब हरियाणा से कोई जज सीजीआई के पद तक पहुंचा है। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस कांत का सफर साल 2004 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ, जहां उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया गया। वह 2018 तक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज रहे। 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2019 में उन्हें पदोन्नत कर देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ फैसला देने वाली बेंच का वह हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे। उन्होंने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर भी उन्होंने सुनवाई की। सेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का आदेश दिया। इसके अलावा वह 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर चुके हैं। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं जस्टिस सूर्यकांत के बड़े फैसलों की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण इसमें शामिल है। ग्राफिक के जरिए समझिए कि जस्टिस सूर्यकांत के कौन कौन से बड़े फैसले रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, वहीं 1 रैंक 1 पेंशन को संवैधानिक रूप से वैध बताया गया। इसके अलावा आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह के तहत एफआईआर पर रोक लगाई। पेगासस स्पाईवेयर मामला, राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर राज्य को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। उनके बड़े फैसलों में ये महत्वपूर्ण बात शामिल रही। एससी बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण। बिहार एसआईआर ईसीआई को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं का विवरण साझा करने के आदेश भी दिए गए। पितृत्व विवाद में डीएनए टेस्ट प्राइवेसी के उल्लंघन के प्रति अदालतों को सचेत रहने के आदेश भी दिए। जस्टिस सूर्यकांत के बड़े फैसले आप ग्राफिक के जरिए समझे, जहां उत्तराखंड 4 धाम परियोजना से जुड़ा हुआ फैसला, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा 1967 के फैसले को पलटने वाली 7 जज बेंच का हिस्सा। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सड़क किनारे आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने 6 आधार कार्ड एक कूड़ेदान के पास देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आधार कार्ड जब्त कर लिए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब्त किए गए आधार कार्डों पर महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पते दर्ज हैं। ये भी बताया गया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तनातनी चल रही है और इसी बीच संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट यानी कि बीएलए जमीरुल इस्लाम मोल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। जमीरुल पर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार जमीरुल इस्लाम मोल्ला ने बीएलओ दीपक महतो को फोन पर धमकी दी थी कि यदि उनके 97 वर्षीय चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महतो ने बताया कि चाचा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं था और इसलिए 2025 के लिए एसआईआर फॉर्म नियमों के अनुसार भरना आवश्यक है। धमकी का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। गिरफ्तार जमीरुल इस्लाम मोल्ला स्थानीय टीएमसी नेता और बीएलए भी है। इसका राशन स्कैम में जेल में बंद शाहजहां शेख से करीबी कनेक्शन भी है। इस घटना की जानकारी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, एक संदेश लिखा है और ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी जड़े हैं। उन्होंने कहा है
अपने एक संदेश में अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की एक और चौंकाने वाली घटना, एक संदेश साझा किया अमित मालवीय ने, जिसमें ममता की टीएमसी का सामने आया असली चेहरा। एसआईआर के दौरान डर के माहौल में हैं बीएलओज। तो कहीं ना कहीं टीएमसी जिस तरह से अफवाह फैलाने, बरगलाने का काम कर रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है और गैर कानूनी तरीके से नाम जोड़ने से इनकार करने पर बीएलओ को धमकी दी जा रही है। टीएमसी कार्यकर्ता जमीरुल ने बीएलओ को धमकाया है अपने चाचा का नाम जोड़ने के लिए। टीएमसी का एक्टिव वर्कर है जमीरुल इस्लाम मोल्ला। पूरे मामले की जांच की जा रही है। रूलिंग पार्टी का बूथ लेवल एजेंट भी है जमीरुल। तो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में चल रही है। बीएलओ दीपक महतो ने बीडीओ और पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की है। टीएमसी वर्कर के धमकी भरे कॉल का ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने जमीरुल इस्लाम मोल्ला को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने का काम कर रही है, वो साफ तौर पर एक के बाद एक सामने आता जा रहा है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, लेकिन वहीं टीएमसी के जो बीएलएज हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये पूरा किस तरह से एक मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर क्या ये समझा जाए कि ममता सरकार जो है वो एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग तो नहीं कर रही, बल्कि उनके जो बीएलएज हैं वो लोगों को धमकाने का काम भी कर रहे हैं? संध्या, देखिए, ममता सरकार एसआईआर के खिलाफ है, इसको लेके अभी कोई संदेह नहीं है। खुद ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के कहा है कि आप एसआईआर को रद्द कर दीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि एसआईआर 3 साल तक होना चाहिए, वो 2 महीने में नहीं होना चाहिए और असेंबली इलेक्शंस के बाद ऐसे जल्दी में एसआईआर प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। ये टर्म उनका है कि एसआईआर जल्दी में हो रहा है। और अपने बात को रखने के लिए वो क्या कर रही है, वो अपने बात को रखने के लिए हर एक जिला में, हर एक बूथ में जहां पे भी बीएलओज बीमार हो रहे हैं काम करते करते, या फिर किसी और रीजन में, या फिर कोई मौत की घटना घट जाती है, तो वो उनको सामने आके कह रही है, ये देखिए ये एसआईआर की वजह से हो रहा है। और इस पूरे जो इशू है, इस पूरे जो मुद्दा है, इस मुद्दे को अपने तरफ से और भी उसको साझा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे 1 लाख बीमार होने वाले को आर्थिक सहायता और 2 लाख मृतक परिवार को देने की घोषणा भी कर दी है। वो काम भी चल रही है। उल्टी तरफ ये तस्वीर भी है कि जहां पे वाहिद अकरम मंडल रानाघाट नॉर्थ ईस्ट के असेंबली के बीएलओ, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 800 वोटर्स है औरों की तरह, लेकिन उन्होंने 17 दिन में वो काम कर दिया। उनका कहना क्या है? उनका ऑन कोर्ट कहना है कि मैं कभी काम जो आया, जब भी काम आया मैंने उसको कर दिया अपने हिसाब से, और वो काफी खुश है अपने काम से। तो ये छवि भी तो है। लेकिन टीएमसी सरकार के खिलाफ जो विपक्ष के आरोप है, वो सिर्फ 7-8 केस को, जहां जहां जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका मेडिकल हिस्ट्री देखिए, वो हाइपरटेंसिव है, वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वो उसका भी तो एक इफेक्ट आ रहा है। लेकिन वो सबको हटा के वो सिर्फ कह रहे हैं कि एसआईआर के लिए हो रहा है। विपक्ष का और भी एक लॉजिक है इस पूरे मामले में। वो कहते हैं कि जो बीएलओ बीमार हुए हैं वो कोमॉर्बिड है, उनको और भी बीमारी थी। जब कोविड के दौरान मौत बढ़ रही थी बंगाल में, तब यही सीएम जो हेल्थ मिनिस्टर भी है, वो उनका कहना था कि ये सब मौत कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिड है वो सब पेशेंट, इसके लिए इसको कोविड की वजह से मौत नहीं कहा जा सकता। तो अब उनका कोमॉर्बिडिटी कहाँ गया? अब उनका कोमॉर्बिडिटी नहीं दिख रहा है, तो सब यही दिख रहा है कि वो एसआईआर की वजह से हुआ है। तो इसी के चलते चुनाव आयोग ने ये वीडियो सामने लाया और उनको दिखाया कि देखिए ये भी एग्जांपल्स हैं जो काम कर रहे हैं। आप, ये आप पे है, आप किसको लेंगे? आप 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स का एसआईआर प्रक्रिया चल रहा है, 81,000 बीएलओज है, उनमें से 8-10 का एग्जाम्पल सेट करेंगे, या फिर वाहिद अकरम मंडल जो 100 के तनात में है उनके एग्जाम्पल सेट करेंगे? आप ग्लास को पूरा खाली देखेंगे
या फिर आधा भरा हुआ है, ये भी कहेंगे। संध्या जी, निश्चित तौर पर सौरभ, और यही वजह है कि इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से अपना चेहरा पेश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पर हमलावर है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, क्योंकि ममता सरकार जो है, या ममता बनर्जी किस तरह से पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए पूरा प्रबंध करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो टीएमसी के है, वो जब चुनाव आयोग में जा रहे हैं, डेपुटेशंस दे रहे हैं, सीएम खुद सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिख रही है। गणेश कुमार को जो सीईसी है हमारे देश के, उनको चिट्ठी लिख रही है। इसके चलते विपक्ष का जो कहना है, जो नैरेटिव उन्होंने उनके तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उनका कहना है असल में स्वरूपनगर हकीमपुर पोस्ट में जो तस्वीर सामने आया है, जहां पे देखा जा रहा है लाखों के तानात पे बांग्लादेशी, वो लोग सारे देश में फैले हुए, तो वो आ रहे हैं और वो अपना बांग्लादेश जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है अभी हम अगर खुद से चले गए तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हम चले जाना चाहते हैं, जैसे आए थे वैसे चले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको सामने रख के बीजेपी का कहना है असल में ममता बनर्जी का वोट बैंक वो भाग रही है। जी, निश्चित तौर पर सौरभ, वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं घबराहट पैदा होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया की जो प्रगति है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पात्र मतदाता हैं वो लगातार इस प्रक्रिया के सहभागी बन रहे हैं और बीएलओज इसीलिए सम्मानित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना को आज एक साइलेंट हंटर यानी कि मौन शिकारी मिल गया है। इसका नाम माहे है, जो स्वदेशी युद्धपोत है। नौसेना ने माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर बताया है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान को कमीशन किया गया। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे और उनमें से ये पहला पोत है। आकर्षक, तेज और आधुनिक सेंसरों से लैस INS माहे आज आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार ये जहाज माहे क्लास का पहला जहाज है, यानी उथले पानी में काम करने वाले भारत के नए पीढ़ी का एंटी सबमरीन जहाज 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना है। तटीय इलाकों और उथले समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए तैयार माहे में स्टेल्थ, स्पीड और हाईटेक सबमरीन रोधी क्षमता का जबरदस्त संयोजन है। ये भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत तालमेल में निहित है। Today I am reminded that the strength of armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security. And together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. In this age of multi-domain operations, our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics.
Op Sindoor was an apt example towards that synergy. The Indian Army too has launched a series of initiatives under overall umbrella of a decade of transformation in which jointness and integration is an important pillar. इस जहाज की असली ताकत है इसका अत्याधुनिक सोनार सिस्टम, जो कि समुद्र के भीतर नौसेना की आंख और कान का काम करेगा। इस सबमरीन की खासियत है कि उथले पानी की मुश्किल परिस्थितियों में पानी में छिपे किसी भी खतरे को बहुत सटीकता से पकड़ सकता है। अब माहे एक्शन के लिए तैयार है। जहाज में लगे IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर 2 ट्रिपल लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्चर से एक बार में 6 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने की क्षमता से लैस है। इतना ही नहीं, जहाज पर लगा रैपिड फायर नेवल सरफेस गन इसे तेज नावों, ड्रोन और हवा से आने वाले खतरों से निपटने में भी मजबूती देता है। हमारा जहाज है वो बहुत कैपेबल है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं तटीय एरिया में एंड सबमरीन को सीक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं उसी एरिया पे। जहाज के बाद अगले 7 जहाज और आने वाले हैं जो पूरे वेस्टर्न सी बोर्ड पर रहेंगे और एक लाइन ऑफ डिफेंस जनरेट करेंगे अगेंस्ट द सबमरीन हु आर लर्किंग नियर टू आवर वाटर्स। ये जहाज प्राइमरी लोअर इनका एज टू शैलो वाटर ऑपरेशंस है। ये जहाज स्पीड के लिए बनी है। इसके जहाज के जो फीचर्स हैं वो स्टेल्थ हैं एंड जो इनका मैन्युवरिटी है बहुत हाई है, जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों से बना INS माहे भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का मजबूत प्रमाण है। इस जहाज का नाम ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है। इसके क्रेस्ट में उरुमी यानी कलारीपयट्टू की लचीली तलवार का निशान है, जो फुर्ती, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतीक है। शिशिर सेलार की रिपोर्ट, TD न्यूज, मुंबई। और वहीं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणाश शर्मा ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। DD न्यूज संवाददाता शिशिर शेलार से खास बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणाश ने बताया कि इसकी खासियत है कि इसमें 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है। माहे शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों क्षेत्रों में ऑपरेशन करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है INS माहे और इसमें 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है। इस वक्त मैं INS माहे के उस जगह पर खड़ा हूं जो कि इस जहाज का शक्ति स्थल कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इस जहाज का नाम एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, मतलब पनडुब्बी रोधी जो है जहाज है। और इसीलिए पनडुब्बी रोधी जहाज होने के कारण यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेपन्स बिठाए गए हैं जो कि एक पनडुब्बी को जो है ध्वस्त भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये टॉर्पीडो लॉन्चर्स है। इस जहाज में ऐसे 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स जो है वो बिठाए गए हैं, कुछ ट्यूब्स भी इसके साथ है, चूंकि अगर कहीं पर भी पेट्रोलिंग करते वक्त दुश्मन की कोई पनडुब्बी आती है तो जाहिर सी बात है इस टॉर्पीडो लॉन्चर की मदद से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। किस प्रकार से कार्य करता है और इस खास तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस जहाज का शक्ति स्थल भी इसको हम कहेंगे। सबसे पहली बात तो सर, इस प्रकार से जो टॉर्पीडो लॉन्चर्स यहाँ पे बिठाया गया है, कितना महत्वपूर्ण टॉर्पीडो लॉन्चर है, क्योंकि इसका काम ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो ऐसे में जब ये जहाज शैलो वाटर में होगा या फिर डीप वाटर में कहेंगे, तो इन प्रकार के टॉर्पीडो लॉन्चर्स का इस्तेमाल और इसका महत्व क्या है इस शिप के लिए? इस जहाज में 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट दिया गया है। जो खूबसूरत बात जो इस अटैक प्रणाली में अगर हम बात करें, इस जहाज में ये महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाए गए हैं ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स एंड जो टॉर्पीडो हैं दिए गए हैं वो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं। इसको हम शैलो वाटर में और डीप वाटर दोनों रोल में हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और खासियत बात यह है कि ये दोनों साइड सेगमेंट में दिया गया है और ये स्टेल्थ फीचर का पार्ट है। अगर आप बाहर शिप के बाहर से देखें तो इस टॉर्पीडो ट्यूब्स को आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि नाम में ही सजेस्ट किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है, उसकी आधार पर जो है इस प्रकार से इन टॉर्पीडो को जो है फिट किया गया है, जो कि इस जहाज को और खतरनाक बनाता है। शिशिर शेलार, DD न्यूज, मुंबई। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 2025 इस साल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। ये संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, जंगल युद्धक कौशल और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षमता को और भी मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच रक्षा सहयोग और आपसी विश्वास को और गहरा करेगा। ये सैन्य अभ्यास दर्शाता है कि भारत और नेपाल दोनों देश क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रहे हैं। चलते हैं अयोध्या, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके तहत अयोध्या में सुरक्षा अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मंदिर परिसर में आने से पहले हर व्यक्ति की गहन जाँच की जा रही है। सभी प्रवेश द्वारों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसके साथ ही सभी वाहनों की भी जांच की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गहन जांच भी की जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। वॉच टावर के माध्यम से भी तैनाती की गई है। वॉच टावर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हर पल चौकन्ने रहने को कहा गया है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड को सघनता से पूरे परिसर की नियमित जाँच करने के निर्देश हैं। कल 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण होगा, सुना तो फिर हमने वहाँ पे प्रोग्राम उसी तरीके से तैयार किया जिससे कि हम ये ध्वजारोहण भी देख सके और मंदिर का दर्शन भी कर सके। ये हमारे दिल की जीवन की बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। हम तो सोचे भी नहीं थे हमारी ये पीढ़ी हम ये देख पाएंगे कि आज रामलला का मंदिर इस तरीके से मोदी जी खड़ा कर पाएंगे और हम आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। संघर्ष था, उस संघर्ष का जो कल ध्वजारोहण होने वाला है उससे पहले जो आज हमारा जो ये दर्शन होने का ये सौभाग्य है, ये काफी हम भी उत्साहित है। कई बार दर्शन करने के लिए चांस नहीं मिला, लेकिन आज लगता है प्रभु का हम पर असीम कृपा है कि आज दर्शन करने के लिए आए। मंदिर देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। हमारा देश में मोदी प्रधानमंत्री हुए इसलिए ये सभी हो रहा है। इज ग्रेट एंड वी आर आल्सो सो प्राउड अबाउट इट। इधर बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, क्लीनिंग बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। मोदी अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट किया है। सभी ही मोदी जी का स्वागत करेंगे। अयोध्या दिव्य और भव्य बना हुआ है। अयोध्या नगरी में रामलला के दर्शन के लिए बीते महीनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली है और ऐसे में कनेक्टिविटी पर काफी काम हुआ है। अयोध्या आने जाने की रोड कनेक्टिविटी तो बेहतर हुई ही है, इसके साथ साथ रेल और एयर कनेक्टिविटी पर शानदार काम हुआ है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट देखिए। कितनी बदली है अयोध्या। भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से लेकर और अब जब ध्वजारोहण होने जा रहा है, क्या कुछ बदलाव आए अयोध्या में। इस वक्त हम मौजूद हैं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, पड़ताल करेंगे, अयोध्या के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि वो उन बदलावों को किस तरह से महसूस करते हैं, उनका क्या कहना है कि कितनी बदली है इन वर्षों में अयोध्या। तो देखिए इस तरह से लोग आते हैं। आप लोग हैदराबाद से सीधी फ्लाइट से आए या कैसे आए? हम लोग वाराणसी से आए, अभी इधर अयोध्या से रिटर्न कर रहे हैं, सीधा हैदराबाद। सीधी फ्लाइट है हैदराबाद से यहाँ पर? सीधा। पहली बार आए, इससे पहले भी शशांक कभी? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सुनते हैं अयोध्या कितनी बदल गई, उस बारे में बताएं, क्या क्या देखा आपने? राम मंदिर गए थे, अच्छा था, अच्छा लगा। और यहाँ की जो व्यवस्था, सड़कें, लाइटिंग या फिर साफ सफाई, वो सब बारे में? ठीक है, सब कुछ ठीक था, अच्छा डेवलपमेंट देखे थे हम लोग इधर। मंदिर बहुत बढ़िया है। कनेक्टिविटी की समस्या तो हल हो गई, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अच्छा है। क्या खास देखा? मंदिर बहुत बढ़िया था, दिखने में अच्छा था, स्कल्पचर्स एवरीथिंग गुड। कितने साल से ऑटो चला? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो 1 साल में आप कितना देख रहे हैं, कितने ज्यादा लोग अब आ रहे हैं एयरपोर्ट पे आप छोड़ने आते हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब पर्यटक आ रहे हैं तो क्या कहना? बहुत लोग को रोजी रोटी मिल गई है। देश और दुनिया से तमाम जो पर्यटक आते हैं तो उसका फायदा राजू यादव जैसे लोगों को मिलता है, जो
टैक्सी चलाते हैं, तमाम दुकानदारों को मिलता है। और हम जानते हैं अयोध्या एक ऐसे धार्मिक स्थल के तौर पर उभरा है दुनिया में जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आए हैं अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने। तो अयोध्या ने एक बदलाव का दौर देखा है और ये जो बदलाव है जो बीते वर्षों में हुआ है ये एक कहानी कह रहा है, विकास की कहानी। यहाँ पर एक बदलाव की कहानी जो लोगों ने देखी है एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक और अयोध्या की सड़कों और गलियों में। हम लोग गुड़गांव से आए हैं और अयोध्या धाम दर्शन के लिए बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। कैसे कैसे फ्लाइट ली, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हमने दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन से आए हैं, मगर बैक हम लोग बाय एयर हो रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा लगा यहाँ। तो यहाँ से सीधी फ्लाइट मिल गई दिल्ली की, क्या हुआ? नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली की है। बहुत अच्छा लगा, मार्केट बड़ी अच्छी थी और वहाँ पे भगवान राम की एक बड़ी अच्छी प्रतिमा हमने ली और अपने बजरंगबली की भी एक छोटी प्रतिमा ली। जैसे ये भगवान राम की प्रतिमा इन्होंने ली है, यादें लेके जा रहे हैं। जब प्रतिमा आपने खरीदी तब प्रतिरूप आपने खरीदा तो पेमेंट कैसे किया है बता दीजिए। पेमेंट हमने ऑनलाइन ही किया है, ठीक है। ज़्यादातर मैं देख रहा था अयोध्या में ऑनलाइन, सब जगह ऑनलाइन है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो मोदी जी ने अपना लागू विजन था, उनका मिशन था, वो सक्सेसफुल दिख रहा है। डिजिटल पेमेंट हो रहा है, यहाँ से यादें ले जा रहे हैं। फरीदाबाद से एक परिवार हमारे साथ है, बताइए कि आए भी एयरपोर्ट प्लेन के जरिए थे या फिर आए ट्रेन से, या क्या था? नहीं, हम आए भी प्लेन से थे और अभी जाएंगे भी प्लेन से ही। दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं। सीधे फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं हुई और अयोध्या में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे सभी से हमारा तो बहुत अच्छा हमारे को लगा। पहले भी आए थे या? ये हमारा पहली बार है और फैसिलिटीज वगैरह पूरी हैं यहाँ पे। सुना था वो, देखा आपने बदलाव? हाँ, सड़कें, हाँ, चमचमाती सड़कें देखी और मंदिर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सबको दर्शन करके बहुत मजा आया और बहुत कन्वीनियंट भी था। इतनी भीड़ थी लेकिन इतना वेल मैनेज था, कहीं कोई परेशानी नहीं। बच्चे के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। यादें लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमने वही भगवान रामलला की थोड़ी बहुत मूर्तियाँ, मैग्नेट्स, वो सब। कैसे किया आपने, नगद किया या डिजिटल पेमेंट किया? दोनों, डिजिटल ज़्यादा किया और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कैश भी चलाया। हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे मंदिर देख के, क्योंकि ये वाली चीज़ देखने को जब हम आमने सामने देखते हैं रामलला जी की, जब हमने मूर्ति देखी तब ये वाली चीज़ है ना सोच के बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों की ये वाली चीज़ है ना सोच के बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों की मेहनत लगी है, कितने सालों की मेहनत लगी है ये सारी चीज़ों में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जी, आपने सोचा था आप भी दर्शन किए होंगे? हमने दर्शन किया, बहुत वर्षों की कामना पूरी हुई है। हमारा बहुत मन था कि किसी तरह से यहाँ के दर्शन करें। इतने आराम से आए और इतने आराम से दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई दी, यहाँ इतना विकास। हम रहने वाले टांडा के हैं, तो फैज़ाबाद का ही एक तहसील है और अक्सर हम फैज़ाबाद अयोध्या से होके ही जाते थे, लेकिन जो अभी परिवर्तन दिखाई दिया वो वाकई बहुत ही कहना चाहिए प्रशंसा के योग्य है। अयोध्या के कण-कण में राम है, दुकानों के नाम भी राम भगवान के नाम से हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ पर राम जी समोसा, और इस समोसे पे इतनी भीड़ लगी हुई है, लगता है बहुत खास समोसा बनाते हैं यहाँ पर। भाई साहब, इतनी भीड़ है? बहुत खास है, बहुत खास है। क्या है समोसे में ऐसा? समोसा बहुत खस्ता है, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। आप अयोध्या के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं, बस्ती के रहने वाले, लेकिन बिहार में जॉब करते हैं। तो ये बस्ती के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर अयोध्या 2-3 सालों में कितनी बदल गई जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ? बहुत बदल गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया बताइए? क्या, जैसे रहन सहन सबका अंतर हो गया, जमीनें महंगी हो गई और बाहर से लोग आके बसने लगे और यहाँ जब से एयरपोर्ट हो गया तब से आपका मतलब बहुत विकास हुआ। तो हम बस्ती के इस ग्रुप से बात करेंगे। देखिए, वैसा अयोध्या आइए, वैसे तो कण-कण में राम है कहते हैं, लेकिन अयोध्या में तो हर जगह राम है। तो आप लोग बस्ती से यहाँ पर आए हैं, पूरा ग्रुप, पहले भी आते रहे होंगे। अयोध्या में बदलाव खास क्या दिखता है? क्या आते ही लगता है कि अरे ये शहर तो अब बहुत बदल गया? अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है और अयोध्या की रोडें बहुत चेंज हो गई हैं और मंदिर बहुत सुंदर, बहुत भव्य मंदिर बना है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, उसको नहीं चैलेंज किया जा सकता, पर ऐसा नहीं है। एक मंदिर बनने से यहाँ के लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। जब कोई टूरिस्ट आएगा, कोई बाहरी आदमी आएगा, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, हम देख आ भी रहे हैं लोग, बहुत जबरदस्त भीड़। होम स्टे शुरू हो गया, बाकी लोग घरों को, ये सरकार ने एक पहल की है कि लोग अपने घर में
उसका कितना आप लोग हमारे 2-3 यहाँ जो परिचित लोग हैं उनके घर में स्वयं में ही ये सुविधाएं स्टार्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है उससे इनकम तो बढ़ेगा ही लोगों का। तो अपने घर से भी आप कमाई कर सकते हैं होम स्टे के जरिए। अयोध्या में एक चलन है कि होटल तो थे नहीं, जितने बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, और इतनी बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं कि होटलों में जब जगह नहीं रहती तो सरकार ने एक पहल की कि होम स्टे शुरू कर दिया जाए, यानी लोग अपने घरों में कोई 1-2 कमरा होटल की तरह वहाँ पर सुविधा देकर वहाँ पर लोग ठहर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई। और अयोध्या में आप जगह जगह जाइए, होम स्टे के बोर्ड लगे हैं, यानी घर जैसे माहौल में आप अयोध्या में रुक सकते हैं। बेहतरीन होटल तो हैं ही, 5 स्टार होटल हैं, आम लोगों के लिए होटल हैं, साथ ही साथ होम स्टे के विकल्प भी हैं। हम इस तरह से पड़ताल कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, अयोध्या वासियों से, यहाँ आसपास के लोगों से कि कितनी बदली है अयोध्या। हम आगे बढ़ते हैं। आप कुछ कहेंगे ट्रेन के सफर के बारे में, या फिर पहले सुना होगा अयोध्या आने के लिए इतनी बेहतर क्या स्टेशन या इतनी सुविधा है? मैं भी फर्स्ट ही बार आई हूँ अयोध्या। पहले आई थी बहुत काफ़ी दिन पहले, तो थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन लखनऊ से भी समय नहीं लगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत साफ सफाई भी है, बहुत कुछ है। काफी भव्य स्टेशन बन गया। बहुत भव्य स्टेशन बन गया है, बहुत स्टेशन भव्य बन गया है। बहुत अब मंदिर जाके देखूंगी तब पता चलेगा कैसा बना है। सुनी थी कि बहुत अच्छा बना, इसलिए आई हूँ। कहाँ से भी आप लोग आए हैं? जी लुधियाना पंजाब से हम लोग आए हैं। इससे पहले कभी अयोध्या आए या पहली बार? आज पहली बार हम लोग आ रहे हैं। तो क्या आप राम मंदिर दर्शन करेंगे? और इसी के मतलब मन मरा की प्रभु का दर्शन से आप आए? जी गंगा सतलुज से। हाँ जी। जब यहाँ आने का प्लान बनाया तो फिर देखा होगा कि कैसे जा सकते हैं, रेलवे कनेक्टिविटी और तमाम साधन, तो तमाम विकल्प आपको दिखे होंगे। जी आसान तो यही हमें रेलवे का ही लगा, और इस बस आने के लिए बस से भी आ सकते थे, पर सबसे आसान यही पड़ा हमको। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई, रेलवे की कनेक्टिविटी। स्टेशन हाँ, कैसा लगा? स्टेशन बहुत बेहतरीन लगा। और भी जगह हम लाइफ में घूमे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा है ये और भी हमको मतलब मन जच रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी काजल देवी। आप बताइए कि आप यहाँ आई, स्टेशन कैसा लगा और अनुभव अभी तक कैसा रहा? आप तो अयोध्या भी। स्टेशन मेरे को बहुत पसंद आया, यहाँ के लोग, तरीके, ये बंदर सारे बहुत पसंद आया। मतलब यहाँ पे पहली बार आए, पर देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। राजस्थान से एक दल यहाँ पर आया हुआ है इस वक्त अयोध्या जंक्शन स्टेशन पर। आप लोग बहुत प्रफुल्लित दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ट्रेन से आने में? बिल्कुल नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम आए हैं अयोध्या, हमारी दिल की इच्छा पूरी हो गई। राम मंदिर पर जब आप आए तो स्टेशन कैसा लगा? यहाँ जो स्टेशन बना है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत ही अच्छा लगा, एकदम फैसिलिटी सबसे अच्छी। इतनी जगह यहाँ की फैसिलिटी सबसे बढ़िया। क्या कह रहे थे आप? एयरपोर्ट की फीलिंग आती है, जैसे एयरपोर्ट जाते हैं ना बाहर इंडिया, ऐसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का एयरपोर्ट है, ऐसे फीलिंग आती है, उससे भी बेस्ट आती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब अयोध्या स्टेशन आए जंक्शन पे तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे साफ सफाई बहुत होती है, एक मानक होता है, तो वैसा स्टेशन बना दिया गया है साफ सफाई के मामले में, भव्यता के मामले में। और तमाम रेलगाड़ियां देश भर से जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन यहाँ पर शुरू हुई है। तो अयोध्या में जो बदलाव है वो एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक दिखाई देता है। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, एयर कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ गया है। साथ ही साथ जो 2 स्टेशन थे, अयोध्या कैंट और अयोध्या जंक्शन, उनको बेहतर बनाया गया है, उनको भव्य बनाया गया है, और तमाम नई रेलगाड़ियों की शुरुआत हुई है जिसमें वंदे भारत जैसी ट्रेन भी शामिल है। तो लोग प्रसन्न हैं, इन बदलावों को महसूस करते हैं, और जब भी अयोध्या आते हैं तो इस बात को जरूर कहते हैं कि अयोध्या अब बदली बदली नजर आती है। कैमरामैन कश्यप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या से ही हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, अभी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह से बदल गई है अयोध्या, किस तरह से सजी हुई, किस तरह से संवरी हुई है अयोध्या। अलग अलग एंगल से आपने जिस तरह से दिखाया कि लोग कितने खुश हैं इस अयोध्या के बदलाव को देखकर। लेकिन कल जो ध्वजारोहण समारोह संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, वो भी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। अयोध्या सजी हुई है और कल एक और अध्याय अयोध्या के इतिहास में जुड़ने वाला है। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि दुनिया भर से तमाम श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या आए थे दर्शन के लिए, और अयोध्या ने
नया रिकॉर्ड बनाया था और बड़े प्रमुख धार्मिक स्थल के तौर पर दुनिया के मानचित्र पर अयोध्या स्थापित हुआ था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम कल संपन्न होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वीवीआईपी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अयोध्यावासी, अयोध्या के अलग अलग समाज वर्गों से लोग प्रतिनिधि हैं, अयोध्यावासी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मौका है जब मंदिर संपूर्ण माना जाएगा। ध्वजारोहण के बाद धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, उसका एक अपना महत्व है। हम जानते हैं कि उस जो विशेष तौर पर ये धर्म ध्वजा तैयार की गई है, उसमें 5 प्रमुख लोगों ने बहुत मेहनत की है। जो केसरिया कलर है, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि वो धर्म और त्याग का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर मंदिर पर धर्म ध्वजा का फहराना ये मंदिर की संपूर्णता का एक परिचायक होता है, द्योतक होता है। अयोध्या सजी हुई है। अयोध्या का शताब्दियों का इंतजार तब खत्म हुआ था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और अब मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का ध्वजारोहण निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है। अयोध्या के जो सुनहरे इतिहास में एक पन्ना कल और जुड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर तैयारियां हैं। आम लोगों से जरूर अपील की गई है कि कल वो ना आए। एक तरह से कल वीवीआईपी मूवमेंट्स होना है, कल अयोध्या में हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा समारोह होना है, तो कल के लिए वो धैर्य रखें। हम आज भी देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन के लिए। कल तो और ज्यादा संख्या थी जब शाम को हम यहाँ पर आए थे। तो निश्चित तौर पर अयोध्या दुनिया के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल के तौर पर अपनी पहचान को लगातार मजबूत कर रही है, और उम्मीद यही है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनकी संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ पर याद होगा जब महाकुंभ हुआ था, तब हमने देखा था पिछले वर्ष अपील करनी पड़ी थी कि थोड़ा सा धैर्य रखे राम भक्त। इतना रेला प्रयागराज से यहाँ पर दिखाई दिया था। तो निश्चित तौर पर जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल अयोध्या के आसपास, न केवल देश के कोने कोने हिस्से से, बल्कि दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया। आपने स्टोरी दिखाई कि एयर कनेक्टिविटी किस तरह से हुई है, रेल कनेक्टिविटी किस तरह से हुई है, वंदे भारत शुरू हुई है, चमचमाते हुए रेलवे स्टेशन है, अयोध्या जंक्शन हो या फिर अयोध्या कैंट हो, तमाम नई रेलगाड़ियां शुरू हुई हैं, ठहराव हुआ है तमाम गाड़ियों का, और सीधी उड़ानें भी शुरू हुई हैं। सड़कें तो चारों तरफ जिस तरह से अयोध्या के बनाई गई है, अयोध्या के सीधे जो राम पथ, धर्म पथ, वहां पर आप देखें तो ऐसा लगता है कि दिव्य भव्य अयोध्या नजर आती है। तो निश्चित तौर पर कल एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा लम्हा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मौजूद रहेंगे। तमाम अन्य गणमान्य अतिथि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत रहेंगे, वीवीआईपी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहेंगे, और तमाम विशेष आमंत्रित सदस्य वो यहाँ पर इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने अयोध्या में रहेंगे। और सबसे खास बात, अयोध्या के लोग रहेंगे, अयोध्या के आसपास के वो लोग रहेंगे जो, जब कहा जाता है कि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं, राम सबके हैं, तो वो आप दृश्य कल देखेंगे यहाँ पर। बिल्कुल शैलेंद्र, ध्वजारोहण समारोह जो कल संपन्न होने जा रहा है, तो संत, महंत और प्रभु श्री राम के भक्त सभी प्रसन्न चित्त हैं, क्योंकि ये जो भव्य समारोह होगा पूरी दुनिया देखेगी किस तरह से 500 सालों का इंतजार करने के बाद प्रभु श्री राम अपने इस भव्य मंदिर में विराजमान हुए, और उसके बाद कल ध्वजारोहण समारोह संपन्न होने वाला है। ऐसे में सुरक्षा इंतजामों की अगर हम बात करें तो किस तरह से चप्पे चप्पे को सुरक्षित किया जा रहा है, कौन कौन सी टुकड़ियों को तैनात किया गया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या आने जाने के रास्ते पर आप चाहे लखनऊ की तरफ से आए, या फिर गोंडा की तरफ से आए, या बस्ती की तरफ से आए, या फिर आप दूसरे रास्तों से अयोध्या आए, सब तरफ एक तरफ से एक घेरा बनाया गया है जहां पर जांच होती है। और अयोध्या में मंदिर के आसपास निकट आने से पहले वाहनों का प्रवेश कुछ दूर पर ही एक तरह से रोक दिया गया है। कल उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। साथ ही साथ सघन सुरक्षा व्यवस्था तो मंदिर और उसके आसपास की परिसर की रहती ही है, लेकिन कल चूंकि वीवीआईपी आने हैं तो ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खास तौर पर वाहनों को लेकर ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि वो अंदर प्रवेश नगर में नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आम लोगों को थोड़ा अपील की गई है कि वो कल
अयोध्या आने से बचे, कल अयोध्या दर्शन करने से बचे। विशेष आमंत्रित लोग जो हैं तकरीबन 7 से 8 हजार लोग, उनको तो आमंत्रित किया ही गया है इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए, उनकी अलग से व्यवस्था की गई। लेकिन जो देश और दुनिया भर से लोग आते हैं उनसे एक अपील की गई है कि कल का वो धैर्य रखें, कल कम से कम अयोध्या आने से बचें। और हम जानते हैं कि ये काफी दिनों से जो राम जन्मभूमि तीर्थ पर क्षेत्र है उसके महासचिव चंपत राय जी वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं कि एक बड़ा मौका है, तो कम से कम कल जो राम भक्त हैं, तीर्थयात्री हैं, वो धैर्य रखें। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारे चाक चौबंद इंतजाम तो किए ही गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो कल अयोध्या दर्शन के लिए ना आए, कल के बाद फिर मौका मिलेगा। हम जानते हैं कि अगले दिन से फिर आप दर्शन कर सकते हैं। जी, भव्य तैयारियां की गई है ध्वजारोहण समारोह को लेकर के, और जो लोग नहीं जा पाएंगे इस समारोह में शामिल होने के लिए वो डीडी न्यूज के माध्यम से जरूर इन तस्वीरों को देखिएगा। सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है इस पूरे समारोह को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अहोम साम्राज्य के अपराजय सेनापति और सरायघाट युद्ध के नायक वीर लचित बोरफुकन की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक संदेश में कहा है कि हमारे इतिहास के महान योद्धाओं में से एक अहोम सेना के वीर सेनापति लचित बोरफुकन जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनका अटल देश प्रेम, अजय साहस और बेहतरीन सैन्य नेतृत्व ने न केवल असम और हमारे पूरे उत्तर पूर्व को मुगलों के हमलों से बचाया, बल्कि इस क्षेत्र की कीमती सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखा है। उनका जीवन हमेशा देशभक्तों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बना रहेगा। और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया है, आपको दिखाते हैं। लचित बोरफुकन के जीवन चरित्र से हम लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने जैसा है। एक सामान्य से घर के अंदर पैदा होकर बोरफुकन के पद पर पहुंचना और अपने संघर्ष के आधार पर पहुंचना, और ऐसे समय आसाम का नेतृत्व करना कि जिस समय आसाम पर सबसे बड़ा संकट आया हुआ था, और लचित के जीवन का कालखंड आसाम के स्व को जगाने वाला रहा, स्वमान को बचाने वाला रहा, आसाम के स्वराज को बचाने वाला। व्यक्ति न होता, वो योद्धा न होता, वो सुरवीर न होता, तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। उस वक्त उन्होंने लिए हुए निर्णय, उन्होंने दिखाया हुआ साहस, उन्होंने किया हुआ पराक्रम न केवल पूर्वोत्तर, दक्षिण एशिया के पूरे हिस्सों को धर्मांध आक्रांताओं से, धर्मांध आक्रमणखोरों से बचाने का काम किया। उस वक्त धर्मांध औरंगजेब के खिलाफ देश के हर हिस्से में एक लड़ाई जगी थी। दक्षिण में कहीं शिवाजी महाराज स्वराज की भावना को ताकत दे रहे थे, ठेठ उत्तर में दसम गुरु गोविंद सिंह जी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पश्चिम में राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ लड़ रहे थे, तो पूर्व में मुगल सेना को परास्त करने के लिए उसी कालखंड में लचित बोरफुकन भी लड़ रहे। इतिहास का यह संयोग, एक समय में देश के कई हिस्सों में धर्मांध मुगलों के खिलाफ वीर पुरुष ने एक साथ किसी न किसी पराक्रमी योद्धा ने जो आवाज उठाई, और इसके कारण ही अंततोगत्वा मुगल साम्राज्य का पराजय हुआ, पतन हुआ, और देश फिर से एक बार आजादी की ओर, स्वराज की ओर बढ़ा। हर क्षेत्र में, हर जगह पे, सेना के हर अंग में उन्होंने काम किया। इसलिए जब वो सेनापति बने तब सेना के सभी अंगों को सजोकर मुगलों के सामने इतनी बड़ी और सफल लड़ाई वो लड़ पाए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आसाम की सभी जनजातियों की सेनाओं को इकट्ठा करने का काम किया। लचित बोरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश पर है, पूरी सभ्यता पर है, पूरी संस्कृति पर।
असम में आज लाचित दिवस मनाया जा रहा है। वीर लचित बोरफुकन की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, लाचित दिवस पर हम साहस, देशभक्ति और सच्चे नेतृत्व के प्रतीक लाचित बोरफुकन को याद करते हैं। उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने असम की अनुकरणीय संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने वीर लाचित बोरफुकन के जीवन से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। लाचित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं, जिसने मां भारती को लाचित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। लाचित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। मैं इस पुण्य अवसर पर लाचित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं। भूटान के थिम्पू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी 25 नवंबर को समाप्त हो रही है। इन अवशेषों को वापस लेने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज भूटान रवाना हुआ। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से भेजा गया था और भूटान की प्रदर्शनी में रखा गया है। प्रदर्शनी के बाद अवशेषों को स्वदेश लाया जाएगा। मंत्री रिजिजू ने कहा कि ये भारत भूटान की साझा विरासत और गहरे सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्रिपुरा सरकार के युवा एवं खेल विभाग द्वारा इस मार्च का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि एकता मार्च का उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाना और अखंडता को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी बताया कि 26 नवंबर को पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए वो गुजरात जाएंगे, जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। देश के भीतर और देश के बाहर का बहुत लोग देश का अखंडता को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में सब सजाग रहे और जनता सब एक साथ रहे। और यूथ हमारे लिए बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं। और ये देश प्रेम भावना जब तक नहीं आएगा तब यूनिटी भी डेवलप नहीं होगा। अगली खबर पाकिस्तान के पेशावर से, जहां आज सुबह फ्रंटियर कांस्टेबुलरी मुख्यालय पर एक बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने मुख्य गेट पर खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद 2 अन्य आतंकियों ने भवन के अंदर घुसने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में 3 सुरक्षा जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल ले जाया गया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। पेशावर के कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर मियां सईद अहमद ने बताया कि हमला अचानक हुआ और मुख्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये मुख्यालय एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में स्थित है, जो सैन्य कैंटोनमेंट के पास है। हाल ही में सरकार ने इस नागरिक अर्धसैनिक बल का नाम बदला था। हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी है। रुक करते खेल की खबरों का। दिल्ली में आज का दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक यादगार दिन रहा, जहां साइना नेहवाल और डेनमार्क के दिग्गज खिलाड़ी पीटर गेड ने द लेजेंड्स विजन लेगेसी टूर इंडिया की शुरुआत की। यह आयोजन श्रीफोर्ट डीडीए स्क्वॉश और बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहां युवा खिलाड़ियों और बड़े दिग्गजों का उत्साह देखने लायक था। 8 साल बाद भारत लौटे लेजेंड्स विजन टूर ने दिल्ली में अपने पहले दिन ही खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया।
साइना नेहवाल और पीटर गेड के कोर्ट पर आने से स्टेडियम में मौजूद जूनियर खिलाड़ी और दर्शक रोमांचक हो उठे। लेजेंड्स विजन के एम्बेसडर पारुपल्ली कश्यप, आनंद पवार, अपर्णा पोपट और सयाली गोखले भी इन सत्रों में शामिल हुए। दिग्गज खिलाड़ियों ने बच्चों के साथ मजेदार मुकाबले खेले और उन्हें तकनीक, ग्रिप और रैली की बारीकियां सिखाई। कार्यक्रम का सबसे खास पल था रैकेट सेकंड लाइफ पहल का भारत में शुभारंभ। यूनिक्स द्वारा लगाए गए डोनेशन बॉक्स में दर्शकों और युवा खिलाड़ियों ने अपने पुराने रैकेट जमा किए। ये पहल उन बच्चों तक खेल की पहुंच बढ़ाने का प्रयास है जिनके पास बैडमिंटन सीखने के लिए संसाधन सीमित हैं। Schools में या colleges में, if they like it, then in the future maybe they can definitely look up to becoming a big player or a player if they really want to achieve in that field. Maybe after playing the sport, they might just feel that yes, I can be a badminton player. So I think in that way, if badminton racket, a simple badminton racket can give that push, then it's a great thing for Indian badminton. We will find many more badminton players coming up, and me being a sports person, I really want India to see as a sporting nation. I really want India to do well in all the sports. समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों